कहानी की शुरुआत में रिचर्ड नाम का आदमी बताता है कि जापान में हिमिको नाम की एक रानी हुआ करती थी जो ब्लैक मैजिक करके किसी को भी छूकर मार या फिर जिंदा भी कर देती थी। इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर उसे जापान के एक आइलैंड में कैद कर दिया था, पर तब से कुछ लोगों का कहना था कि वो अभी भी जिंदा है। इसलिए रिचर्ड हिमिको के बारे में पता लगाने उस जगह पर चला गया था, जिससे रिचर्ड की बेटी लारा अकेली हो गई थी। इसके बाद हमें 7 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ हम लारा को एक क्लब में मार्शल आर्ट सीखते हुए देखते हैं। खैर, लारा जैसे ही अपना मैच खत्म करती है तब क्लब का ऑनर उससे फीस मांगने लगता है, पर लारा की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, इसलिए वो बाइक कुरियर का काम करके पैसा कमाती है। इसके बाद लारा अपने ऑफिस जाती है, जहां उसके फ्रेंड्स उसे फॉक्स रेस के बारे में बताते हैं कि इस शहर में एक साइकिल रेस होने वाली है, जिसमें एक रेसर फॉक्स को अपनी साइकिल पर रखेगा और बाकी रेसर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करेंगे। अगर कोई भी रेसर उस फॉक्स को नहीं पकड़ पाया तो फॉक्स रखने वाले रेसर को $600 का इनाम मिलेगा, जिससे लारा भी इस रेस में हिस्सा लेने का सोचती है। इसके बाद लारा उस रेस में हिस्सा लेकर फॉक्स को अपनी साइकिल पर बांध लेती है। रेस के दौरान लारा को अपने फादर की तरह एक आदमी दिखता है, जिससे वो अपने फादर के बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी साइकिल पुलिस कार से टकरा जाती है, तब पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। तभी पुलिस स्टेशन में लारा से मिलने एना नाम की लेडी आती है, जो कि उसके पिता रिचर्ड की बिजनेस पार्टनर है। यहाँ पता चलता है कि जब रिचर्ड 7 साल तक वापस नहीं आया तो गवर्नमेंट ने उसे मृत घोषित कर दिया था। यहाँ एना लारा को छुड़ाने के लिए आई थी। एना लारा को पैसे देने का कहती है, जिस पर लारा मना कर देती है। असल में उसने अभी तक अपने पिता की प्रॉपर्टी को नहीं लिया था, क्योंकि उसका मानना था कि उसके फादर अभी भी जिंदा हैं। तब एना बताती है कि अगर तुमने प्रॉपर्टी नहीं ली तो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी, इसीलिए लारा प्रॉपर्टी लेने का डिसाइड करती है। इसके बाद लारा अपने घर की टेरेस पर जाकर सोचती है कि जब उसके फादर उसे छोड़कर जा रहे थे तब फादर ने उसे उसकी माँ का एक लॉकेट दिया था और कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। अगली सुबह लारा अपने फादर की कंपनी में जाकर प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करती है। तभी लॉयर उसे एक पजल बॉक्स देता है, जो कि रिचर्ड ने उसके लिए छोड़ा था। लारा उस पजल को सॉल्व करती है तो उसमें उसे अपने फादर के साथ वाली एक फोटो मिलती है। साथ ही उस बॉक्स में एक चाबी के साथ एक नोट होता है, जिसमें उसके फादर के आखिरी सफर के पहले लेटर के बारे में लिखा था। इसलिए वो सीधा क्रॉफ्ट मैनर पर जाकर अपने फादर की कब्र के पास जाती है, जो कि उसके फादर का आखिरी सफर था। तब लारा उस नोट के अकॉर्डिंग अपने फादर के नाम के पहले लेटर को दबाती है, जिससे एक लॉक बाहर आता है। फिर लारा उस चाबी से उस लॉक को खोलती है, जिससे एक गेट ओपन होता है। फिर अंदर जाकर वो देखती है कि ये रिचर्ड का सीक्रेट ऑफिस है। यहाँ उसे कई नकली पासपोर्ट और एक पुराना वीडियो कैमरा मिलता है, जिसमें रिचर्ड ने लारा के लिए एक मैसेज छोड़ा था कि जब उसकी माँ की डेथ हुई थी तो वो बहुत परेशान हो गया था। तब उसे हिमिका नाम की रानी के बारे में पता चला, जो लोगों को जिंदा भी कर सकती थी। इसलिए वो अपनी वाइफ को वापस जिंदा करने के लिए उसकी खोज में निकल गया। फिर वो लारा को अपनी सारी रिसर्च जला देने को कहते हैं, ताकि उनकी रिसर्च गलत हाथों में न लग जाए। यहाँ लारा को हिमिको की जानकारी वाला एक बॉक्स मिलता है, पर लारा उसे जलाती नहीं। यहाँ उसे पता चलता है कि रिचर्ड हिमिको को ढूंढने लू नाम के आदमी के साथ यामाताई गया था। इसलिए लारा अपने फादर को खोजने यामाताई जाने का डिसाइड करती है, लेकिन उसके पास वहाँ जाने के पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने अभी तक रिचर्ड की प्रॉपर्टी पेपर पर साइन नहीं किया था। खैर, लारा पैसों के लिए अपनी माँ का लॉकेट गिरवी रखती है और लू की तलाश करने के लिए हांगकांग निकल जाती है, जहाँ कुछ लड़के उसकी मदद करने के बहाने उसका बैग चुरा कर भाग जाते हैं। पर लारा उन्हें पकड़कर अपना बैग वापस ले लेती है, पर वो लड़के लारा को चाकू दिखाते हैं, जिससे डरकर लारा भागने लगती है और लू के शिप तक पहुंच जाती है, जहां शिप से लू बाहर आता है और उन लड़कों को डराने के लिए अपनी गन से फायर करता है। इसके बाद लारा लू से अपने फादर के बारे में पूछती है और उसे रिचर्ड के ऑफिस में मिले एक कागज को दिखाती है, जिस पर लू का नाम लिखा हुआ था। तब लू बताता है कि मेरे फादर का नाम भी लू था, जो कि अभी तक उस आइलैंड से वापस नहीं आए हैं। लारा उसे बताती है कि उन दोनों के फादर यामाताई की ओर गए थे। तभी लू उसे वार्निंग देता है कि ये आइलैंड बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। तभी लारा को पता चलता है कि लू पैसे कमाने के लिए कार्ड्स खेलता है और उस पर काफी कर्जा भी है, इसलिए लारा उसे पैसे देने का कहती है, जिससे लू उसे उस आइलैंड पर ले जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों यामाताई के लिए निकल
निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में लारा को अपने फादर के सामान में एक पुरानी पजल मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि हिमिको के मकबरे के अंदर जाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तभी उसे नोट से ट्रिनिटी नाम की एक संस्था के बारे में पता चलता है, जो कि हिमिको को ढूंढकर दुनिया पर शासन करना चाहती थी। खैर एक रात जब लारा की आंख खुलती है तो उनकी शिप समुद्र में आए तूफान के बीच में होती है। यहाँ लू बताता है कि वो यामाताई के पास है। तभी समुद्र की भारी लहरों के कारण उनका शिप कंट्रोल खो देता है, इसलिए लू लारा को शिप खाली करने को कहता है। तब लारा अपने फादर के नोट्स लेने जाती है। तभी उनकी शिप एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है, इसलिए लारा पानी में छलांग लगा देती है और लू को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद लारा उस आइलैंड के किनारे पर चली जाती है, जहाँ कुछ लोग उसे पीटकर बेहोश कर देते हैं। अगले दिन लारा खुद को एक टेंट में पाती है। यहाँ लारा के सामने वोजल नाम का आदमी बैठा होता है। लारा अपना बैग देखती है, जिस पर वोजल कहता है कि मैंने तुम्हारे बैग से रिचर्ड की नोटबुक निकाल ली है। वो उसे बताता है कि रिचर्ड ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। असल में वोजल रिचर्ड का पीछा करके यहाँ हिमिको को ढूंढने आया था। इसके बाद लारा उस टेंट से बाहर आकर देखती है कि कई वर्कर्स पहाड़ को तोड़ने के लिए ब्लास्ट कर रहे हैं। तभी गार्ड्स लारा के हाथों को बांध देते हैं। तभी लारा की नजर लू पर पड़ती है, जिसे वोजल के लोगों ने पकड़ लिया था। तभी वोजल वहां आता है और सबको बताता है कि उन्हें हिमिको की लोकेशन पता चल गई है। जिसके बाद सभी लोग उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। जिस दौरान लारा लू को बताती है कि वोजल ने मेरे फादर को मार डाला, जिस पर लू कहता है कि यहाँ के वर्कर से मुझे पता चला है कि वोजल ने मेरे फादर को भी मार डाला है। इधर वोजल रिचर्ड के नोट से हिमिको की कब्र का पता लगा लेता है और कब्र का गेट खुलवाने के लिए वर्कर से काम करवाता है। जिस दौरान एक बुजुर्ग आदमी गिर जाता है, जिस पर लारा और लू उस आदमी को संभालते हैं, लेकिन वोजल उसे मार डालता है। तभी लू लारा को यहाँ से भगाने के लिए गार्ड पर अटैक करता है, जिससे लारा वहाँ से भागकर जंगल में आ जाती है। लू भी उसका पीछा करता है, पर तभी वोजल उसे गोली मारकर घायल कर देता है। यहाँ लारा एक चट्टान से होते हुए आगे बढ़ती है और एक नदी में गिर जाती है, लेकिन वो किसी तरह नदी से निकलने की कोशिश करती है और एक टूटे हुए प्लेन को पकड़ लेती है। तब लारा के वजन के कारण वो प्लेन गिरने लगता है। तभी लारा को एक पुराना पैरासूट मिलता है, जिसकी मदद से वो नीचे आने लगती है, पर पेड़ों से टकराने के कारण वो काफी घायल हो जाती है। इसके बाद रात में लारा एक गुफा में छुप जाती है, जहाँ रॉकेट नाम का गार्ड उसे पकड़ लेता है, पर लारा उसके हाथ में काट लेती है और उसके गले को मोड़कर उसे मार डालती है। तभी अचानक उसे अंधेरे में एक परछाई दिखती है, जिसका पीछा करने पर उसे एक आदमी चट्टान पर चढ़ते हुए दिखता है। यहाँ लारा भी उस चट्टान पर चढ़ती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका फादर रिचर्ड है। यहाँ रिचर्ड अपनी बेटी लारा को देखकर खुश हो जाता है और रोने लगता है। वो उससे कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर वो लारा के घाव को ठीक करता है और उसे आराम करने को कहता है। अगले दिन वोजल हिमिको की कब्र का गेट ढूंढ लेता है और फिर अपने बॉस को इस बारे में जानकारी देकर उन्हें वहां बुलाता है। इधर लारा सुबह जागकर अपने फादर की दाढ़ी काटने में उसकी मदद करती है। तब रिचर्ड उसे बताता है कि वोजल ट्रिनिटी के लिए काम करता है, इसलिए उन्हें उसे हिमिको तक पहुंचने से रोकना होगा। यहाँ रिचर्ड को लगता है कि लारा ने उसकी रिसर्च को जला दिया होगा, लेकिन लारा बताती है कि अब वो वोजल के पास है। ये सुनकर रिचर्ड घबरा जाता है, लेकिन लारा को लगता है कि वोजल हिमिको तक नहीं पहुंच पाएगा। तब रिचर्ड कहता है कि अगर हिमिको का मकबरा खुला तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद लारा बो और एरोज लेकर वापस वोजल के कैंप में जाती है, जहां वो लू के पास खड़े गार्ड को मार देती है और सभी वर्कर्स को वहां से भागने का कहती है। पर तभी वहां गार्ड्स आ जाते हैं, जो सब पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब लारा और लू मिलकर गार्ड्स को मारते हैं। तभी लारा रिचर्ड को हिमिको के मकबरे के गेट पर देखती है। तभी वोजल वहां आकर रिचर्ड को पकड़ लेता है और उससे गेट को खोलने को कहता है, जिस पर रिचर्ड बताता है कि इसे खोलने पर सब लोग मारे जाएंगे। तब वोजल अपने गार्ड से रिचर्ड को मारने का कहता है, पर तभी लारा वहां आकर उस गार्ड को मार देती है, जिससे वोजल रिचर्ड के ऊपर गन पॉइंट कर देता है।
और लारा को गेट ओपन करने को कहता है। तब लारा उस पुरानी पजल को याद करके गेट को ओपन करती है। तभी अचानक से दरवाजा नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उस मकबरे में लारा, रिचर्ड, वोजेल और उसकी टीम अंदर जाती है। तभी लारा एक ट्रिगर पर कदम रख देती है, जिससे फ्लोर से भाले बाहर निकलने लगते हैं और एक गार्ड की मौत हो जाती है। इसके बाद वो सभी एक खाई तक पहुंचते हैं, जहां बहुत सारे स्केलेटन पड़े हुए थे। यहां से दूसरी ओर जाने के लिए वो एक सीढ़ी लगाते हैं। तभी एक गार्ड दूसरे ट्रिगर पर कदम रख देता है, जिससे वहां के सभी गेट पत्थर से लॉक हो जाते हैं। तभी अचानक फ्लोर गिरने लगता है, लेकिन लारा और बाकी लोग किसी तरह बच जाते हैं। इसके बाद लारा गेट खोलने के लिए प्रेयर व्हील्स का यूज चाबियों के रूप में करने का सोचती है, पर तभी अचानक लारा के नीचे की फ्लोर गिर जाती है, लेकिन लारा उस दरवाजे को पकड़कर बच जाती है। जिसके बाद लारा एक पहेली को याद करती है और बताती है कि हरे रंग का व्हील बनाने के लिए उन्हें पीले और नीले रंग के व्हील्स को मिलाना होगा, क्योंकि हरा रंग आजादी का रंग होता है। जैसे ही लारा उस हरे रंग के व्हील को गेट पर लगाती है तो वो गेट खुल जाता है। इस गेट के अंदर हिमिको की दासियों की कब्रें होती हैं। आगे जाकर वो सभी हिमिको के कॉफिन तक पहुंच जाते हैं। तब रिचर्ड वोजेल को कॉफिन न खोलने के लिए कहता है, लेकिन तभी गार्ड्स उस कॉफिन को खोल देते हैं, जिसके अंदर उन्हें हिमिको की लाश दिखाई देती है, जो कि अभी तक ठीक होती है, लेकिन अचानक से उसका शरीर सड़ने लगता है। तब लारा मकबरे में लगी हिमिको की पेंटिंग्स देखकर समझ जाती है कि हिमिको कोई डीमन नहीं थी। अब लारा फिर से उस पजल को याद करती है, जिससे उसे पता चलता है कि हिमिको कोई ब्लैक मैजिक नहीं करती थी, बल्कि उसे एक ऐसी बीमारी थी जिससे उसके छूने से लोग मर जाते थे। इसलिए हिमिको ने दुनिया की रक्षा के लिए खुद का बलिदान कर दिया था। यहाँ लारा सभी को हिमिको की बॉडी से दूर रहने का कहती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो हिमिको को छू लेते हैं, जिसे छूने के बाद एक गार्ड के हाथ काले होने लगते हैं और उसका मांस सड़ने लगता है, जिससे पता चलता है कि हिमिको एक वायरस के कारण बीमार थी। खैर वो इन्फेक्टेड गार्ड दर्द से चिल्लाने लगता है और हवा में गन फायर करने लगता है, जिससे वोजेल गार्ड को गोली मार देता है। इसके बाद भी वोजेल हिमिको की उंगली को अपने बॉस के पास ले जाने का फैसला करता है। तभी लारा मौका देखकर एक गार्ड पर हमला कर देती है। दूसरी ओर रिचर्ड एक गन उठाकर वोजेल के पैर में शूट कर देता है। यहाँ लारा उस गार्ड से बचकर भाग जाती है, पर गार्ड उसका पीछा करता है। इसी बीच वोजेल रिचर्ड से कहता है कि वो घर जाना चाहता है, लेकिन रिचर्ड उसे इस बीमारी को आइलैंड से बाहर ले जाने से मना कर देता है। जिसके बाद एक इन्फेक्टेड गार्ड उठता है और रिचर्ड पर हमला कर देता है। तब मौका देखकर वोजेल वहां से भाग जाता है। यहाँ रिचर्ड उस इन्फेक्टेड गार्ड को मार डालता है, लेकिन अब रिचर्ड भी इन्फेक्टेड हो चुका था। दूसरी तरफ लारा हिमिको की दासियों की कब्रों के अंदर छिप जाती है, लेकिन हड्डियों की आवाज से गार्ड उसे ढूंढ लेता है। पर तभी वो फ्लोर टूट जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, जहाँ लारा एक दूसरे रूम में पहुंच जाती है। इस जगह पर वो जानबूझकर एक ट्रिगर पर कदम रख देती है। तब दीवार से नुकीले हथियार निकलते हैं, जिनसे बचे हुए गार्ड्स की भी मौत हो जाती है। इसके बाद लारा रिचर्ड के पास जाती है, पर रिचर्ड इन्फेक्टेड होने के कारण उसे दूर रहने का कहता है। साथ ही वो हिमिको की कब्र को ब्लास्ट करने का कहकर उसे वोजेल को रोकने को कहता है। तब लारा रोते हुए अपने फादर को अलविदा कहती है। यहाँ वोजेल खाई को पार कर रहा होता है। तभी लारा उसे रोकने के लिए सीढ़ी पर चढ़ जाती है और उसे दूसरी साइड फेंक देती है, जिससे वोजेल गुस्से में आकर लारा को मारने लगता है, लेकिन लारा अपनी स्किल से उसकी गर्दन पकड़ लेती है। जिसके बाद लारा उस सीढ़ी को खाई में गिरा देती है। इसी दौरान रिचर्ड उस जगह को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वोजेल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तब मौका देखकर लारा वोजेल पर वार करती है और उसके मुंह में हिमिको की उंगली डालकर उसे नीचे खाई में फेंक देती है। अब क्योंकि ये पूरी जगह ब्लास्ट होने वाली थी, इसलिए लारा जल्दी से दूसरी तरफ छलांग लगाकर बाहर की ओर भागती है, जहां लू उसकी हेल्प करते हुए उसे एक छेद से बाहर निकाल लेता है। इसी दौरान वहां ट्रिनिटी संस्था का हेलीकॉप्टर आता है। तब लारा और लू पायलट्स को धमकी देकर उन्हें घर छोड़ने का कहते हैं। फिर हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहां लारा अपने फादर की प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करके उनकी कंपनी की ओनर बन जाती है, पर अपनी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो एना को दे देती है। इसी दौरान लारा को पता चलता है कि वोजेल जिस कंपनी के लिए काम करता था वो भी उसी की कंपनी है। इसके बाद लारा अपने फादर के ऑफिस में जाती है और ट्रिनिटी संस्था के बारे में रिसर्च करने का फैसला करती है, क्योंकि उसे शक था कि एना भी ट्रिनिटी की एजेंट है। आखिरी सीन में लारा अपनी माँ के लॉकेट को वापस लेने के लिए पान शॉप में जाती है, जहाँ से वो अपने लिए एक गन भी खरीद लेती है ताकि वो ट्रिनिटी के लोगों का सामना कर सके। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।